हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूटन क्लासेज में। अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेक्चर 3 की बात करते हैं आज अपन। आवेश की विमा। आवेश का मात्रक अपन ने पढ़ा है। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, या अपन ने पढ़ा है एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इस हिसाब से विमा होगी एम्पियर A1 और सेकंड समय की विमा होती है T1। ठीक है, अगर हम इसको सही फॉर्म में लिखना चाहें, अमल्टी की फॉर्म में विमा लिखी जाती है, तो इसकी विमा अपन ये लिख सकते हैं, ये लिखो तो भी सही है, या M0 L0 T1 A1 और इसको लिख देंगे बड़े कष्ट। ठीक है, तो ये आपके आवेश की विमा हो गई। बात करते हैं आगे आवेशन की विधियां, यानी किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है। किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार आता है। आवेशन की 3 विधियां है अपने कोर्स में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पहली विधि है जिसका नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ये अपन पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। घर्षण यानी जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए, यानी उनमें घर्षण कराया जाए, तो घर्षण के कारण क्या होगा, उन पदार्थों पर आवेश आ जाता है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया, जैसे कंघी को सूखे बालों पर रगड़कर कागज के टुकड़ों पर अपन चिपकाएंगे तो कागज के टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं। ठीक है भाई, तो वो घर्षण द्वारा ही है। तो चलो भाई, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन को समझा देता हूं मैं। घर्षण द्वारा आवेशन क्या कहता है, दो पदार्थ लिए, दो पदार्थ लेकर उनमें अगर अपन क्या करें, घर्षण कराएं। जब दो पदार्थों को घर्षण कराया जाता है तो उनमें क्या होता है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। भाई आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक ही बात है, उनमें विद्युत उत्पन्न हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं घर्षण विद्युत प्रभाव। ठीक है, ध्यान से देखना। जब दो पदार्थों को घर्षण कराया जाता है तो विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। चलो ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली वस्तु जो होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली वस्तु, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली वस्तु पर कौन सा चार्ज आएगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुई बात। इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी होगी तो प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रकृति का होता है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है और पेपर में पूछने लायक भी है। क्या है एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए, तो क्या होगा। तो कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े पर ऐसे घर्षण कराया जाए तो कांच की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाएगी, और रेशम का कपड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा। ये जो है वो रगड़ने के बाद का प्रोसेस है। पहले दोनों अगर अनावेशित है तो रगड़ने के बाद क्या होगा, छड़ धनावेशित और कपड़ा ऋणावेशित। जैसे मान लो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा मैं बोलूं बिल्ली की खाल, आपको दे दे बिल्ली की खाल जो है, उस बिल्ली की खाल पर एबोनाइट या प्लास्टिक रगड़े जाए, एबोनाइट या प्लास्टिक को रगड़ दिया जाए तो क्या होगा। प्लास्टिक की छड़ ले लो, जैसे ये छड़ है, ऐसी अगर रगड़े बिल्ली की खाल पर तो क्या होगा, बिल्ली की खाल धनावेशित और एबोनाइट या प्लास्टिक जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा। एक एग्जांपल और है। अगर मैं बोलूं ऊनी कपड़ा जो है, स्वेटर वगैरह, ऊनी कपड़े पर एबोनाइट ले लो, प्लास्टिक ले लो, एम्बर ले लो, रबड़ ले लो,
इनमें से किसी की भी छड़ को रगड़ दिया जाए तो उन्हीं कपड़ा धनावेशित, और ये छड़े चाहे रबड़ की छड़ हो, चाहे एम्बर की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे एबोनाइट की हो, क्या होगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। अब ऐसा क्यों, ऐसा चार्ज क्यों आया, क्यों, क्योंकि इन पर जो इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश आता है, ऐसा क्यों, तो आपका आंसर क्या होगा कि कांच की छड़ पर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है। क्या बोलोगे, दुर्बल आकर्षण बल, नाभिक का आकर्षण बल वो दुर्बल होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो वस्तु धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो वस्तु ऋणावेशित होती है। क्लियर भाई, चलो जी, तो ये आपको तीनों एग्जाम्पल याद रखना। दूसरी विधि की मैं बात करता हूं, चालन या स्पर्श द्वारा। चालन या स्पर्श द्वारा आवेश। स्पर्श यानी दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श करना, ठीक है। जब किसी अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु का स्पर्श कराया जाता है तो इसे स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या करना है, किसी अनावेशित वस्तु पर किसी आवेशित वस्तु को स्पर्श कराकर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाती है। क्लियर भाई, चलो कैसे होगा, मान लो मैं बोल दूं ये कोई धनावेशित गोला है, इस पर कौन सा चार्ज है, धनावेश, और ये जो है एक गोला है जो अनावेशित, कोई चार्ज नहीं है, मैं लिख देता हूं अनावेशित, और ये आपको दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज। ये है पहली कंडीशन। अब क्या करना है, सेकंड कंडीशन में इन दोनों गोलों को आपस में स्पर्श कराना है। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव वाले का कुछ चार्ज इस दूसरे वाले पर क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाएगा। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ये चालक है तो चालक, लेकिन शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है, वस्तु चालक है लेकिन चार्ज नहीं है, तो जैसे ही टच किया दूसरे वाले गोले के साथ तो क्या होगा, इस गोले वाला चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर भाई। अब अगर तीसरी कंडीशन में बोलूं इन दोनों गोलों को अलग अलग भी कर दिया जाए तो दोनों पर क्या होगा, समान प्रकृति का चार्ज। एक वर्ड ध्यान रखना, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो समान प्रकृति का आवेश किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है, वो होता है स्पर्श या चालन द्वारा आवेश उत्पन्न। क्लियर भाई बात, ध्यान से देखना आगे। अगली जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेश। बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। नाम से पता चल रहा है प्रेरण यानी प्रेरित होगा, ठीक है। एक मिनट, प्रेरण द्वारा आवेशन, चलो जी ध्यान से देखना। प्रेरण द्वारा आवेशन को, प्रेरण द्वारा आवेशन की मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु पर बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। ध्यान से सुनेंगे, किसी आवेशित वस्तु को क्या करना है, अनावेशित वस्तु पर बिना स्पर्श किए, इस वाली में क्या होगा, स्पर्श नहीं होगा,
जबकि ये जो अपन ने चालन पढ़ा है इसमें इसको क्या करना था, स्पर्श करना था, बस इतना सा फर्क। चालन में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु पर स्पर्श कराते हैं, जबकि प्रेरण में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु पर स्पर्श नहीं कराते हैं, इतना सा फर्क है। एक दूसरा फर्क, चालन के अंदर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, देख लो, जबकि प्रेरण में क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। बस ये बात है। वापस वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आवेशित वस्तु को बिना अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। क्लियर भाई? कैसे सर? समझा देता हूं, ध्यान से देखना। मान लो ये अपने पास एक गोला है, प्रारंभ में ये क्या है, ये अनावेशित, कोई आवेश इस पर नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके पास एक नेगेटिव छड़ लेके आ जाता, पास में लेके आना, स्पर्श नहीं करना है, परिभाषा यही है, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु पर बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो ये अनावेशित वस्तु है, ये आवेशित है, प्रारंभ में इस पर कौन सा है, ऋणावेश दे रखा है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये ऋणावेश इसके पास में आएगा तो प्रेरण के कारण क्या होगा, इस गोले की इस साइड पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा, जबकि दूसरी वाली साइड पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। तो ये अनावेशित है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, कुल मिला के ये न्यूट्रल है। अब ये चार्ज सेपरेशन क्यों हुआ, इस नेगेटिव वाले के कारण। जैसे ये नेगेटिव छड़ पास में आई तो इस छड़ के पास में आने पर इसके जो पॉजिटिव आवेश थे वो इस नेगेटिव वाली छड़ की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा है विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो ये आकर्षित होंगे। जबकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो ये जो नेगेटिव आवेश थे वो प्रतिकर्षण के कारण दूर की ओर होंगे। क्लियर हुई बात? आगे ये फर्स्ट कंडीशन क्या थी, गोला जो था अनावेशित था। सेकंड कंडीशन क्या की हमने, इसके पास में एक नेगेटिव छड़ लगे, जिससे प्रेरण के कारण पास वाले सिरे पर नेगेटिव और दूर वाले सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या करना है, अब अपन को इस जो गोला है, छड़ को एक बार यही रहने देंगे, ये जो नेगेटिव छड़ थी, और ये जो गोला है इस गोले को अपन भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भू संपर्कित, इसकी अर्थिंग कर देते हैं। तो भू संपर्कित करने से क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो आपको अब ये शो नहीं करना है, क्या होगा, ये पृथ्वी में चला। पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे अपन, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, पृथ्वी कितना भी आवेश ग्रहण कर सकती है। तो पूरा नेगेटिव चार्ज कहां चला गया, पृथ्वी में, बाहर वाली सतह को भू संपर्कित करने के कारण। अब क्या होगा, अब ये कंडीशन नंबर 3 थी। कंडीशन नंबर 4 में अपन को क्या करना है, यहां से भू संपर्क हटाना है, और भू संपर्क हटाने के बाद इस नेगेटिव छड़ को भी हटा देना है। फिर क्या होगा, गोले पर केवल और केवल प्लस बचेगा, और ये प्लस भी स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण पूरे गोले पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो क्या हमने इसमें कहीं पर भी इस नेगेटिव छड़ को इस गोले पर स्पर्श कराया, बिल्कुल नहीं सर। तो स्पर्श नहीं कराना है। और ये छड़ किस प्रकृति की थी, नेगेटिव की, गोले पर आवेश कौन सा आया, पॉजिटिव। तो मैंने यही बोला है विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कराया जाता है। क्लियर भी बात? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, जिसमें आवेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए किसी अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करा दिया जाए, तो यह प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। अगर मैं यहाँ पर धन लाता तो यहाँ पे ऋण आता, उधर धन जाता, भू संपर्कित करने पर धन को पृथ्वी द्वारा भू संपर्कित करने से वो नष्ट हो जाता, केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचता। क्लियर बात? तो ये है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। ओके यस स्टूडेंट, आगे बात करते हैं अपन। अभी हमने विद्युत की तीनों विधियां पढ़ी, अब जो आगे हैं ध्यान से देखें।
एक आवेशित वस्तु, 2-3 नोट लिखा रहा हूं मैं। एक आवेशित वस्तु जो है अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है। अगर कोई वस्तु, मान लो ये वस्तु है, ये आवेशित है और इसके पास में ये कोई अनावेशित वस्तु है, तो ये वाली वस्तु इस वाली वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी। कैसे, इसको ध्यान से समझिए। अभी भी हमने विद्युतीकरण की जो विधियां हैं, आवेशन की विधियां, उस आवेशन की विधियों में तीसरी विधि पढ़ी थी, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन अभी हमने पढ़ा था। तो प्रेरण की कंडीशन में क्या होता है, अगर ये धन वाली वस्तु किसी अनावेशित वस्तु के पास में लाते हैं तो इस पर प्रेरण के कारण माइनस और बाहर की तरफ प्लस आएगा, यानी विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। तो ध्यान से देखना, इस नेगेटिव वाले चार्ज को ये पॉजिटिव वाला चार्ज अपनी ओर आकर्षित करता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जबकि इन वाले आवेशों को ये वाले जो आवेश है वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी इन आवेशों पर आकर्षण और इन आवेशों पर प्रतिकर्षण बल लगता है। परंतु ध्यान से देखेंगे, अब जो मैं बात बोल रहा हूं, परंतु नेगेटिव जो चार्ज है वो पास में है, नेगेटिव चार्ज पास में है, इसलिए आकर्षण जो बल है वो क्या होगा, प्रबल। जबकि पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या है, दूर, इसलिए प्रतिकर्षण बल जो होगा वो किसका होगा, वो होगा आपका दुर्बल। अब आकर्षण प्रबल है, प्रतिकर्षण दुर्बल है, तो नेट क्या निकलेगा यहां से, परिणामी बल किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा आकर्षण। दूरी बढ़ने पर बल जो है वो घट जाता है। इसके आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे जब कूलाम का नियम, इसका जो अगला पॉइंट है वो कूलाम का नियम ही है। ये 3-4 टॉपिक पढ़ाने के बाद कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, F = K(Q1Q2)/R², यानी फोर्स जो है वो चार्जेस के बीच की दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, वो भी स्क्वायर में है। इट मींस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जैसे जैसे नीचे वाली राशि बढ़ेगी वैसे वैसे आपका फोर्स घटेगा। तो यहां से यहां तक ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी क्या है, कम है। तो जिसकी दूरी ज्यादा वो फोर्स कम, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और रिपल्सन फोर्स कम है, तो नेट फोर्स किसका हो जाएगा, अट्रैक्शन का। इसका एग्जांपल वही कंघी जो है, कंघी को बालों पर रगड़ कर या घर्षण मान लो, रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर वे चिपक जाती है। अब कागज के जो टुकड़े हैं वो है अनावेशित, ठीक है भाई। अपन ने कंघी को बालों पे रगड़ा और उसके बाद टुकड़ों के पास ले गए, तो क्या होगा, माइनस वाले चार्ज या मान लो जो भी, अगर कंघी पर जो है नेगेटिव आता है तो कागज के टुकड़ों पर पास की ओर प्लस और दूर की ओर माइनस आएगा, या कागज जो कंघी पर प्लस आता है तो कागज के टुकड़ों पर पास की ओर नजदीक और दूर की ओर पॉजिटिव जो चार्ज है वो आएगा, ठीक है। यानी नेट फोर्स जो है वो फिर किनका होगा, अट्रैक्शन का। इसी कारण जो है वो कागज के टुकड़े कंघी पर चिपक जाते हैं।
क्लियर होगी बात? तो ये बात ध्यान रखना, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु रखने पर प्रेरण के कारण पास की ओर विपरीत, जबकि दूर की ओर समान आवेश आता है। विपरीत वाले आवेश पर आकर्षण बल ज्यादा लगता है और समान वाले पर प्रतिकर्षण बल कम लगता है, इसलिए परिणामी जो बल है वो आकर्षण का होता है, अर्थात वस्तु को आकर्षित करेगी। एग्जाम्पल ये हो गया, कंघी को बालों पर रगड़कर अगर अपन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो टुकड़े चिपक जाते हैं। क्लियर हुई बात? एक पॉइंट और ध्यान रखना और ध्यान से सोचकर इसका आंसर बताना। मैं बोलूं शुरुआत के अंदर आपके पास दो गोले हैं, ए और बी, दोनों का जो मास है, इनिशियली मैं बात करता हूं, दोनों का मास ma बराबर m। ये तो प्रारंभिक कंडीशन दे रही है। अब आपसे सवाल पूछा जाए, यदि इस गोले को मैं धनावेश दूं प्लस q, इसको क्या दिया जाए? धनावेश दिया जाए, और इसको क्या दिया जाए? इतनी ही मात्रा में ऋणावेश दिया जाए। ध्यान से सुनना बात। प्रारंभ में दो समान द्रव्यमान के दो गोले, ठीक है, द्रव्यमान जिनका बराबर है। अब एक गोले को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू आवेश दिया जाता है, तो किस गोले का द्रव्यमान अधिक होगा? ये इनिशियल है। अब मेरे को बताना फाइनल क्या होगा। इनिशियल में ये है, फाइनल यानी आवेश देने के बाद क्या होगा। ध्यान से सोचिए इसको, ध्यान से देखना। प्लस क्यू का मतलब प्लस कब आता है? जब किसी में से इलेक्ट्रॉन त्यागे, और माइनस चार्ज कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे? ग्रहण करे। अब इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण करेगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg। शुरुआत में द्रव्यमान उतना ही है। अगर मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण किया है तो इस बी वाले गोले का द्रव्यमान कितना बढ़ जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg बढ़ जाएगा। जबकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी निकला है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg द्रव्यमान घट जाएगा। यानी अब जो है वो ma, ये mb, मतलब mb इज ग्रेटर देन ma, यानी जिस गोले को ऋणात्मक आवेश दिया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर बात? पॉइंट नंबर 3 में बात करता हूं, विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए। विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। अब ये इंग्लिश तो लिख दी, अब इसको समझना जरूरी है। यानी कि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं, इसका पता कैसे लगाओगे? अब बात ध्यान से समझना मेरी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आकर्षित तो अनावेशित वस्तुएं भी होती। अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा, ध्यान से देखो। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित। यही बात मैंने यहाँ लिखी है, आकर्षित तो अनावेशित वस्तुएं भी होती है। अब थोड़ा मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। सपोज करो मेरे पास ये एक धनावेशित वस्तु और ये एक अनावेशित वस्तु है। एक धनावेशित और एक अनावेशित, मेरे को जांच करनी है कि किस पर धनावेश है। ठीक है, अगर मैं इसके पास में नेगेटिव की छड़ लेके आया, इसके पास भी नेगेटिव की छड़ लेके आया, तो क्या होगा?
ये आकर्षित होगा, तो आपको पता चलेगा सर नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाली आ गई, मतलब अपन यही बोल सकते हैं कि आकर्षण है, विद्युतीकरण का परीक्षण हो सकता है। ठीक है भाई, एक बार के लिए मान लेते हैं। अब मैं नेगेटिव अनावेशित के पास ले गया, तो अभी भी पढ़ा है अनावेशित वस्तुएं भी सदैव आकर्षित ही होती है, तो ये भी आकर्षित ही हो रही है। इसका मतलब दोनों, ये तो नेगेटिव है, ये तो अपन ला रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट हो रही है, ये भी अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब आप बोल दोगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नहीं ना, अभी कंफर्म हुआ ही नहीं। आप तो दोनों अट्रैक्ट हो रही है नेगेटिव से, ये नेगेटिव नॉन है, अपन को पता है, लेकिन इनका अपन को पता ही नहीं है, दोनों ही अट्रैक्ट हो रही है, तो आप फिलहाल के लिए क्या मानोगे कि दोनों ही पॉजिटिव है, फिलहाल के लिए क्या मानोगे, दोनों ही पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, अब इन पॉजिटिव नेगेटिव की जगह अब क्या करो, ये कहिए बोले सेम है, पॉजिटिव लाओ और पॉजिटिव छड़ दोनों के पास लाओ। इस बार क्या होगा, समान आवेश होने के कारण ये प्रतिकर्षित होगी, जबकि ये तो अनावेशित है, ये तो इस बार भी आकर्षित ही होगी, क्योंकि अनावेशित वस्तुएं जो है वो सदैव आकर्षित होती है, तो ये वाली तो सदैव आकर्षित होगी, नेगेटिव लाने पर भी पॉजिटिव लाने पर भी। इससे क्या पता चला कि ये क्या है, अनावेशित है, और इससे क्या पता चला, नेगेटिव लाने पर आ रही है, तो नेगेटिव लाने पर ये भी पास नहीं आ रही थी, लेकिन ये पॉजिटिव लाने पर दूर गई और ये पॉजिटिव लाने पर भी पास आई, तो दूर जाने पर ही पता चला कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ठीक है, वो न्यूट्रल है। यानी इस प्रतिकर्षण के द्वारा ही अपन विद्युतीकरण का सही परीक्षण कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, यानी विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। क्यों, क्योंकि आकर्षित तो अनावेशित वस्तुएं भी होती। चलो यस स्टूडेंट, आगे देखें, आवेश का संसूचन एवं मान जो है, एक तो आवेश का मान कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि आवेश कितना है, और उसका संसूचन जो है वो करने के लिए ये अपने पास यंत्र है, कौन कौन से, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर, प्रक्षेप धारामापी। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले का आवेश का संसूचन एवं मान किन यंत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो आपके पास होगा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर, प्रक्षेप धारामापी। इनके बारे में, तीनों के बारे में नहीं दे रखा, अपने जो कोर्स में एक चीज दे रखी है वो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। क्या होती है, ध्यान से समझेंगे इसको, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसमें क्या होता है, इसमें एक जार होता है, ये क्या है, एक जार है, ठीक है। इस जार में क्या करते हैं, एक धात्विक छड़ लगा देते हैं, कोई भी धातु की छड़ जो है वो इसके अंदर एक छड़ लगा देते हैं, और छड़ के नीचे वाले सिरे पर 2 सोने की पत्तियां लगा देते हैं, स्वर्णपत्र, सोने की पत्तियां लगा देते हैं। जो ये जार है उसको कॉर्क द्वारा बंद कर देते हैं, और ऊपर जो है जार के ऊपर एक धात्विक डिस्क लगी होती है। ये तो हो गई इसकी बनावट, ये क्या हो गई इसकी बनावट, एक जार है, एक धात्विक छड़ लगी है, 2 सोने की पन्नियां लगी है, ये भूसंपर्कित है, और ऊपर एक धात्विक डिस्क लगी। अब आवेश का संसूचन कैसे होगा और उसके बारे में, मान के बारे में भी कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए। मान लो ये कोई धनावेशी छड़ है, ये क्या है, कोई धन आवेशित छड़ है, ठीक है। अब इस पर धनावेश है, इसका पता कैसे चलेगा भाई, इस पर धनावेश है, एक तो इसका पता लगाना है, एक इस पर धनावेश कितना है उसका भी पता लगाना है। तो इन दोनों जो है, ये जो मैंने बातें लिखी है, संसूचन एवं मान, वो इस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो पहले तो मान के बारे में बात करते हैं कि मान कैसे निकाला जाएगा। ध्यान से, अगर इस वाले को इसके ऊपर स्पर्श करा दे, क्या करे, स्पर्श, मेथड नंबर 2, अब ये भी हमने पढ़ा था, चालन या स्पर्श द्वारा। जैसे ही इसको इस पर स्पर्श करेंगे क्या होगा, ये भी धातु की है तो आवेश इस पे आ जाएगा, इसके माध्यम से इन पत्तियों पे आ जाएगा। इनिशियली शुरुआत में जो दोनों पत्तियां हैं
दोनों अनावेशित होने के कारण दोनों बिल्कुल सीध में ही पड़ी है। लेकिन अब दोनों पर धन धन चार्ज आया और समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, उसके कारण क्या होगा, दोनों पत्तियां फैल जाएगी, दोनों पत्तियां फैल जाएगी। अब अगर आवेश इस वाली वस्तु पर ज्यादा है तो पत्तियां ज्यादा फैलेगी, क्यों, चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज इसमें आएगा तो पत्तियां ज्यादा फैलेगी। और अगर आवेश कम है तो पत्तियां कम फैलेगी। मतलब पत्तियों का फैलाव जो है वो आवेश की मात्रा को दर्शाता है, आवेश की मात्रा को दर्शाता है। अगर पत्तियां कम फैलती है तो आवेश इस वाली वस्तु पर कम है, और अगर ज्यादा फैलती है तो ज्यादा है। धन लाएंगे तो भी पत्तियां फैलेगी, ऋण की लाऊंगा तो भी पत्तियां फैलेगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षित होगी। तो हमें आवेश के मान के बारे में पता चलेगा कि आवेश ज्यादा है कि आवेश कम है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव का अभी पता नहीं चल रहा है, अभी केवल इतना ही पता चल रहा है कि आवेश इस वस्तु पर ज्यादा है कि कम है। अब बात करेंगे संशोधन किस प्रकार किया जाएगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले से ही इसको कोई चार्ज देके रखते हैं। मान लो इसको पहले से ही पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है, तो पत्तियां जो है वो इस स्टेज पर है, यह है इनिशियल स्टेज, प्रारंभ में यहां तक पत्तियां फैली हुई है, ठीक है, और शुरुआत में इसको धन दे रखा है। अभी ये क्षण वगैरह कुछ भी नहीं है, मान लो किसी पर ये विद्युतदर्शी इस पर धन चार्ज दे रखा है और पत्तियां फैली हुई है। अब अगर इसके पास एक धन छड़ी ही लाकर स्पर्श कर दे तो क्या होगा, इस वाली का चार्ज इसमें अगर ट्रांसफर होता है, इस धन वाला इस पर, इसका जो चार्ज है इस वाले के चार्ज से ज्यादा होना चाहिए, इस पे पहले से कम चार्ज है इसलिए कम पत्तियां फैली हुई है। अब अधिक आवेशित वस्तु लाएंगे और इस पर स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, अब ये पत्तियां पहले की तुलना में ज्यादा फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। धन अपन ने दे रखा था, इस वाली वस्तु पर क्या आवेश है, इस ये क्या थी, अननोन है, अपन को पता नहीं है। लेकिन अब स्पर्श करते हैं पत्तियां ज्यादा फैल गई, इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, जो वस्तु हमने टच की है वो धनावेशित है। चलो जी, अब मैंने मान लो इस पर ये कोई वस्तु है, ये पत्तियां जो शुरुआत वाली कंडीशन है वो यहाँ पड़ी है भाई, चलो भाई ठीक है, ये स्वर्ण पत्तियां यहाँ है, इनिशियली कंडीशन की है। अब मेरे पास ये कोई छड़ है, मैंने लाके इसको इस पर स्पर्श किया और स्पर्श करने पर क्या देखता हूं कि ये पत्तियां सिकुड़ गई, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालूंगा कि इस वाली छड़ के ऊपर जो चार्ज था वो नेगेटिव था, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को निरस्त किया, तो इस पर कुल मिलाकर पॉजिटिव चार्ज में कमी आ गई, और अगर पॉजिटिव चार्ज में कमी आ गई तो प्रतिकर्षण कम होगा और पत्तियां सिकुड़ जाएगी। मतलब इस पर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से दोबारा देख लें एक बार। आवेश का संशोधन एवं मान इन युक्तियों द्वारा करते हैं। इनमें से अपने पास स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, एक ये जार है, एक छड़ लगी हुई है धात्विक छड़, और धात्विक डिस्क है, इसके ऊपर किसी वस्तु को स्पर्श करना है। सबसे पहले ये अनावेशित है, जैसे ही कोई वस्तु इस पर स्पर्श करेंगे, स्पर्श करते ही पत्तियां ज्यादा फैलती है तो आवेश की मात्रा ज्यादा, कम फैलती है आवेश की मात्रा कम। तो ये तो मान का पता चला। अब संशोधन कैसे करेंगे, इसके लिए इसको पहले से कोई चार्ज दे देंगे। मान लो हमने धनावेश पहले से इसको कुछ दे रखा है, अब अपन ने कोई वहां पर वस्तु स्पर्श की और वस्तु स्पर्श करने पर अपन ने देखा कि फैलाव हो गया, पहले की तुलना में ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ धन है और फैलाव हो रहा है। अगर धन देने पर, धन दे चुके हैं पहले ही, और अब अगर फैलाव होता है तो स्पर्श करने वाली वस्तु धनावेश है, और अगर पत्तियां पहले की तुलना में क्या होती है, सिकुड़ती है, स्पर्श किया और पत्तियां पहले की तुलना में सिकुड़ गई, तो इसका मतलब वो चार्ज जो हमने स्पर्श किया था वो नेगेटिव है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी से समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।